नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीजू मिश्रा 9th की एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ। ये हम लोग का पार्ट 5 है। आप अगर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पीछे के चारों वीडियो देख लें। उसमें मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है और ये हम लोग का अंतिम वीडियो है। समझ में आया? यकीन मानिए बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट करके चल रहे हैं। आप कोई भी बुक उठा के देख सकते हैं कि क्या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। नहीं तो ये एक चैप्टर है, एनसीईआरटी से कब का कंप्लीट हो चुका रहता। ये मेरा 5वां लेक्चर है। कल मैं 6ठा लेके आऊँगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का अच्छे से पूरा इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन निचोड़ रहेगा सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तन होता रहता है। समझ में? यानी कि जब भी आप देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है ठोस से द्रव में बदल जाती है। कब? जब हम इसे गर्म करते हैं। द्रव से गैस में कब बदलती है? जब इसे हम गर्म करते हैं। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि गैस से पुनः द्रव में कब आती है? जब हम इसे ठंडा करते हैं। और द्रव से ठोस में आती है संघनन करने पे, यानी जब हम ठंडा करते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ताप में परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कभी बढ़ जा रहा है तो कभी घट जा रहा है। समझ में? यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप में परिवर्तन करके किया जाता है। अब यहां पे मैंने वर्ड लिखा है गैस और वाष्प। तो गैस और वाष्प में कुछ अंतर है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने यह भी इंक्लूड किया है, कुछ भी ना छोड़ू इसलिए। अब आप से कोई पूछे कि गैस और वाष्प में अंतर बताओ, तो आप बोल सकते हैं कि वाष्प उसे कहते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है। समझ में? जैसे वायु में है लेकिन थोड़ा छोटा द्रव के रूप में है, उसे हम वाष्प कहेंगे। जैसे जल का गैसीय रूप वाष्प कहलाएगा। समझ में आ गया? लेकिन यही हम गैस की जब बात करते हैं तो कमरे के ताप पर गैस के रूप में रहती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कमरे के ताप पर अगर द्रव में ना रहे, गैस के रूप में रहे, तो उसे आप गैस ही बोलेंगे। लेकिन कमरे के ताप पर जो द्रव के रूप में आ जाए उसे आप वाष्प बोलेंगे। समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं ऊष्मा का अवशोषण। अब ऊष्मा का अवशोषण क्या है भाई? तो विभिन्न पदार्थ, अलग अलग जो पदार्थ है उसमें ऊष्मा के प्रति अलग अलग आचरण होता है। यानी कि ऊष्मा एब्जॉर्ब करने का अलग अलग आचरण होता है। कोई ज्यादा ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है, कोई कम अवशोषित करता है। समझ में आए? तो गर्म स्थान पर जब रख देने पर यह समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं हर पदार्थ। आप बोलेंगे कैसे? चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं अच्छे से। मैंने 2 थर्मामीटर लिया। समझ में आया? फोटो पे हंसिएगा मत। मैंने 2 थर्मामीटर लिया और दोनों को धूप में रख दिया। समझ में आया? एक थर्मामीटर पर मैंने सफेद कपड़ा बांध दिया यहाँ पे, और एक थर्मामीटर पर मैंने काला कपड़ा बांध दिया। आप देखेंगे कि काला कपड़ा वाला जो थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर यानी कि जो ताप है वह ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें कम, यानी कि सफ़ेद कपड़ा जो है वह ऊष्मा को कम अवशोषित किया, तभी ना यह कम हुआ है, ऊष्मा को कम अवशोषित किया। और काला कपड़ा ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा किया, इसलिए इसमें ज़्यादा बढ़ गया पारा। समझ में? अब ऐसा होता क्यों है? आप जानते हैं कि जो सफेद रंग होता है, सफेद कपड़ा होता है, वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, यानी कि एब्जॉर्ब, अवशोषण नहीं करता है। इसलिए उतना नहीं करता है काला की अपेक्षा, इसलिए इसमें कम बढ़ा। समझ में आ गया? लेकिन काला कपड़ा जो है वह प्रकाश को बहुत कम परावर्तित करता है, यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे ही प्रकाश इसमें आएगा, यह क्या होगा कि और ज़्यादा इसमें ताप बढ़ जाएगा।
समझ में आ गया। तो आपने देखा कि विभिन्न पदार्थों का ऊष्मा के प्रति आचरण जो होता है वह अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण और किसी में कम ऊष्मा का अवशोषण होता है। समझ में आ गया। अब मैंने एक यहाँ पे टॉपिक बच गया था कि बर्फीले जल में से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। आपने देखा होगा कि अगर बर्फीला ग्लास है तो उसके जैसे ग्लास है तो उसके बाहर आप देखेंगे छोटा छोटा बूंद जम गया, तो छोटे पर हम लोग जानते थे कि यही जो बर्फ है इसी के कारण आ गया। तो आप बताइए क्या यह शीशा का ग्लास है या तो क्या पानी इससे पार होकर बाहर आता है। मन में सवाल आएगा ना, ये पानी आया कहाँ से। नहीं, इससे पार होकर पानी नहीं आता है। पानी जो होता है यह छोटा छोटा जलवाष्प की जो मात्रा होती है यह वायुमंडल से आके इस पर रुक जाती है। यह क्यों होता है। वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, समझ में, वाष्प मैंने बता दिया था, द्रव, वायु में द्रव की, समझ में आ गया, कमरे के ताप पर जो द्रव के रूप में रहती है। तो वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, जैसे ही यह ठंडे पानी में आएगा इसके संपर्क में आकर कम हो जाती है। समझ में आ गया। और संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। जैसे ही मान लीजिए कि गैस है, यानी कि ठंडा टेम्परेचर किया जाएगा उसका, तो वह किस में बदलेगा। गैस जो है मैंने यहाँ बताया कि यह वाष्प के रूप में है, यानी कि गैस के रूप में है, वाष्प के रूप में है। ठीक है। और इसको हम जैसे ही ठंडा करेंगे, यह इसमें आके ठंडा हो गया संपर्क में आके, और जैसे ही ठंडा हुआ यह द्रव में बदल जाएगा, क्योंकि ठंडा करने पर यानी संघनन करने पर गैस द्रव में बदल जाता है। तो यह आकर द्रव में बदल गया, यानी कि यहाँ बूंदे छोटी छोटी इकट्ठी हो गई। तो यही मैंने लिखा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था। समझ में आ गया। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था होती है, और अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में। समझ में। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है भाई। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है उसका नाम प्लाज्मा है। समझ में आ गया। प्लाज्मा स्टेट इसको कहते हैं। यह होती कैसी है, जब कोई गैस है उस पर बहुत ज्यादा आयन या आयनीकृत हो जाए, यानी कि आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा इसका हो जाए, आयनीकृत बहुत ज्यादा हो जाए इसका, तो वह प्लाज्मा का रूप ले लेती है। यानी कि आयनीकृत गैस के रूप में यह प्लाज्मा होती है। पदार्थ के कण अति ऊर्जावान, अब समझिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आयन है, बहुत ज्यादा, समझ में आ गया ना, आयन है इसमें, तो क्या होगा कि कण बहुत ज्यादा ऊर्जावान, सुपर एनर्जेटिक हो जाएगा और अति उत्तेजित, यानी कि सुपर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा भर जाएगी इसमें। तो इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारे में, आप जानते हैं सूर्य और तारे में उच्च ताप होता है, सूर्य और तारे में उच्च ताप के कारण ही प्लाज्मा की उपस्थिति होती है और इसीलिए यह चमकीले भी होते हैं सूर्य और तारे। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि इनमें प्लाज्मा की उत्पत्ति हो जाती है। और क्यों उत्पत्ति होती है, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत उच्च ताप होता है, इसकी वजह से प्लाज्मा की उत्पत्ति हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि प्रतिदीप्त ट्यूब, नियॉन बल्ब वाले बल्ब जो है वह उसमें प्लाज्मा के कारण ही इसमें उपयोग होता है, प्लाज्मा का उपयोग होता है इसमें। समझ में आ गया ना, कैसे होता है, आइए हम बताते हैं। अब आपके मन में आएगा, अब पहले ये बता दूं मैं कि प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम या कोई अन्य गैस भरी जाती है। समझ में आ गया। हीलियम या कोई अन्य गैस भरी जाती है। और नियॉन संकेत वाली बल्ब में, नियॉन, आप इतना पहले याद कीजिए, मैं आपको अच्छे से ये समझा रहा हूँ। नियॉन संकेत वाली जो बल्ब है इसमें नियॉन गैस, और प्रतिदीप्त ट्यूब उसमें हीलियम गैस भरी जाती है या अन्य कोई गैस भरी जाती है। अब आपके मन में आएगा कि नियॉन संकेत वाली जो बल्ब होती है वह कैसी होती है। आइए रुकिए, मैं मोबाइल से आपकी कोशिश करता हूँ कि इमेज भी दिखा पाऊँ ताकि आप समझ जाए। रुकिए 1 मिनट, ये देखिए, समझ में, ये होता है नियॉन गैस वाला बल्ब। समझ में आ गया। देखिए कितना ज़्यादा इसमें लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है इसमें।
समझ में? यह क्या होता है कि जैसे ही विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित होती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित होती है तो यह गैस जो है यानी कि नियॉन गैस जो भरा है यह आयनीकृत हो जाता है, बहुत ज़्यादा आयन इसमें आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाता है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब में प्लाज्मा तैयार हो जाता है। जो मैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में बता रहा हूँ ना, इसी में प्लाज्मा तैयार हो जाता है। अब जब प्लाज्मा तैयार हो जाता है तो क्या होता है, यह बहुत चमकीला हो जाता है, इसी को नियॉन बल्ब कहते हैं। समझ में? अब आप कोई कोई के मन में होगा कि ये ट्यूब कैसा होता है, तो ट्यूब ऐसे आकार का होता है। देख लीजिए, ये जो है ट्यूब है, घर में जो ट्यूबलाइट हम लोग देखते हैं ये सब ट्यूब है। तो इसमें भी समझ में आ गया ना, तो इसमें यह ट्यूबलाइट है, यह सब फ्लोरोसेंट ट्यूब इसको कहते हैं, प्रतिदीप्त ट्यूब। अब आइए, इसमें उपयोग प्लाज्मा का हो गया। मैंने प्लाज्मा के बारे में अच्छे से समझा दिया आपको कि प्लाज्मा जो होती है गैस के जो वैसी गैस जो बहुत ज़्यादा आयन प्राप्त कर ले, बहुत ज़्यादा आयनीकृत हो जाए, वैसी गैस प्लाज्मा बन जाती है। समझ में? अब पांचवी अवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे कि पांचवी अवस्था क्या है भाई। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम है, पांचवी अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब पांचवी अवस्था हम लोग देखते हैं कि जब ये होता क्या है, तो यह भी गैस का ही रूप है। समझ में आया ना? अगर हम सामान्य वायु का जो घनत्व देखते हैं जो हमारे आसपास है, तो सामान्य वायु के घनत्व का 1,00,000वें भाग से भाग दे दीजिए। समझ में आया ना? सोच लिए कितना कम होता होगा, 1,00,000 से मैंने भाग दे दिया, सोचिए बहुत ज़्यादा घनत्व कम हो गया, यानी बहुत कम घनत्व वाली गैस बन गई। और बहुत जब कम घनत्व वाली गैस बनी, इसे बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया मैंने, तो क्या तैयार हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था यह तैयार हो गई। तो आपसे पूछेगा कोई कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसी है, तो यह एक गैस है, गैस के रूप में है, जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है, और इस बहुत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करके इसको तैयार किया जाता है। यानी कि कम घनत्व वाली गैस किसको बोल सकते हैं, अगर हम सामान्य वायु के घनत्व में 1,00,000वें भाग उसका कर दे, उसे हम समझ सकते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा कम हो जाता होगा, और इसी कम घनत्व वाली गैस को जब हम लोग ठंडा कर देते हैं तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारा तैयार हो जाता है। समझ में आ गया? अब इस पे आपके मन में आएगा कि इसका खोज किसने किया, यह क्या होती है, तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस ने, आप देख सकते हैं बोस नाम आ रहा है पहले ही, और आइंस्टाइन नाम आ रहा है, यानी कि दो वैज्ञानिक होंगे, एक बोस जी होंगे यानी सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टाइन ने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी इसका नाम यह पड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या इनका योगदान रहा है इसमें। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की। समझ में आया कि पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की इन्होंने 1920 में, कि पांचवी अवस्था है कि नहीं, उस पर कुछ काम किया। इन गणना के आधार पर जो आइंस्टीन साहब थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, उन्होंने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी कर दी कि एक पदार्थ की नई अवस्था और उपलब्ध है। समझ में आ गया ना? तो भविष्यवाणी कर दी। अब उस टाइम इन्होंने खोजा नहीं था, लेकिन भविष्यवाणी कर दिया कि एक ना एक अवस्था जरूर है, पांचवी अवस्था और है। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, किट रले तथा कार्ल ई वेमैन, तीन वैज्ञानिक थे। एरिक ए कार्नेल, कार्नेल, किट रले और वेमैन, कार्नेल, किट रले, वेमैन। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अमेरिका के ये तीनों थे, कार्नेल, किट रले और वेमैन। पूरा नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एरिक ए कार्नेल, किट रले तथा कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्राप्त किया। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझ में आ गया ना? तो अगर नाम दे देगा कि कार्नेल, केटरले या वेमैन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए। कब मिला? 2001 में। इतना क्वेश्चन यहां से निकल रहा है। समझ में आ गया? अब कुछ पॉइंट यहाँ एनसीईआरटी में बच गया है
कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। याद कर लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। अब आइए मैं सिखाता हूं आपको कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदले और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदले। जहां की जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है ताकि मैं समझ पाऊं कि ये आपको पढ़ाना है, समझ में आना। जैसे एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, एग्जाम में आता है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, इतना केल्विन को सेल्सियस में बदले। तो आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे देखिए आप में आ गया क्वेश्चन कि 30 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें, केल्विन में बदलना है। समझ में आ गया ना, किसमें बदलना है आपको, केल्विन में बदलना है। आप बताइए कि 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, तो आप जानते हैं चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर इसमें ऐड कर देंगे 30 प्लस 273.15। समझ में आ गया, यानी कि 30 जोड़ 273.15 यहाँ आ गया। अब इसको जैसे ही ऐड करेंगे ये हमारा आ जाएगा 303.15 केल्विन। समझ में आ गया, 1.15 और इसको ऐड करने पर 303। तो 30 डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन, यानी कि आप समझ गए कि किसी भी सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे, लिख लीजिएगा, तो 273.15 उसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर यही आपसे मैं पूछ देता, इसी समझिए कि 303.15 केल्विन को आप बताइए कितना सेल्सियस होगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस आप बता देंगे, यानी कि इतना केल्विन बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। यह कैसे निकला, इसमें से मैंने 273.15 माइनस कर दिया। समझ में आ गया, यह जो जोड़ा है मैंने यही माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा मेरा। तो 273.15 माइनस कर दे, यानी कि किसी भी केल्विन को, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा ध्यान से अपने कॉपी में, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि जितना केल्विन दिया है, जैसे अगर दिया रहता कि 303.15 केल्विन को सेल्सियस में बदलें, तो जितना दिया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, सेल्सियस है। समझ में आ गया, यानी कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273.15 माइनस करते हैं और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273.15 जोड़ देते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ में आया, यही मैंने एग्जाम्पल लिया है ये सब कि 575 को सेल्सियस में बदले, आप घर पे बदल सकते हैं। एक पॉइंट और बच गया है, मैं नोट में आपको लिखवा दूं कि जैसे मैंने कल बताया था कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो है वह 80 कैलोरी पर ग्राम मैंने बताया था, और इसी को मैंने बताया था कि 334.72 जूल पर ग्राम होता है, इसको बोल सकते हैं। तो वैसे ही अब बर्फ के बारे में तो आपने पढ़ लिया था, अगर आ जाएगा कि जल का, तो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वह 2260 किलोजूल पर केजी, 2260 किलोजूल पर केजी, 2260 किलोजूल पर केजी जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए कि इतना पेज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। समझ में आ गया। अब इतना पेज बहुत अच्छे से एक चैप्टर में मैंने कंप्लीट करवाया है, यानी आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इसमें से जितने क्वेश्चन हो सकता है जो मैं बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से मैं नहीं बताया हूं या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलेगा इस चैप्टर से, तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप बताएंगे नहीं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझूंगा कैसे। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक बच्चों के पास यह पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इसे पढ़ सके। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर कल पार्ट
6 के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।